हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार हम सब कर देंगे। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कैसे है सभी? लेक्चर नंबर 3 अभी भी नहीं चला क्या? लेक्चर नंबर 3 अभी भी नहीं चला क्या? टेस्ट में 400 से 500 तक नंबर पहुंच गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। गले का घर्षण तो थोड़ा सा बढ़ गया है और मतलब मेरे को बुखार भी आ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा मामला डाउन है। कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर नंबर 3 के लिए मैं एक और बार बोल दूंगा। मैंने बोला था, आज सुबह भी बोल दिया था। हाँ, कल मेरी क्लास जो है वो ना होते हुए पार सर की डबल क्लास होगी, क्योंकि बात यह है कि मतलब मैं अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है और पार सर का चैप्टर बच रहा है थोड़ा सा, तो पार सर को एक्स्ट्रा पढ़ाना था, ताकि मतलब मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बायो और फिजिक्स दोनों में मंडे से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू हो जाए इसके लिए फिजिक्स की क्लास ना होते बायो की क्लास होगी, बायो की डबल क्लास हो जाएगी। तो उसमें सिलेबस जो है, मतलब चैप्टर जो है वो दोनों का खत्म होगा और मंडे से नए नए चैप्टर शुरू होंगे दोनों के साथ में। ठीक है, तो इसी कारणवश हम लोग ने मतलब कल डिसाइड किया था कि बायो की लंबी क्लास हो जाएगी और फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, है ना। वैसे आज भी मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब हो रही थी, तो आज मैं सोच रहा था फिजिक्स क्लास ना लूं, लेकिन बट मैंने सोचा कि ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आज क्लास कर लेते, जितनी देर हो पाएगी उतनी देर कर लेंगे। बाकी कल जो है वह आपकी बायो की क्लास होगी। मतलब इस वजह से नहीं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, कारण यह है कि मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करना है, इसलिए मतलब दोनों जगह बायो में भी और फिजिक्स में भी मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। और अभी से बता देता हूं, नेक्स्ट वीक से, है ना, नेक्स्ट वीक से आपकी 6 दिन क्लासेस होने वाली है अब से। ठीक है, जैसा हमने आपको बोला था कि स्टार्टिंग के कुछ समय तक क्लासेस 5 दिन होगी सप्ताह में। अगले वीक से पूरे 6 दिन आपकी क्लासेस होने वाली है। और तैयार रहिए, आने वाले समय में अब आपकी क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। स्पेशली फिजिक्स में 1-1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लासेस होने लगेंगी, जिनमें हम अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को प्लान बता देता हूं क्या होने वाला है। मंडे से हम लोग मंडे से आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अब आपके ऊपर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ाया जाएगा हमारी तरफ से, ताकि आप और बेहतर कर पाए अपनी तैयारी को। अभी तक आप अगर ढीले चल रहे थे तो उसको आप टाइट कर लीजिए, अपना शेड्यूल्स जो है वो टाइट कीजिए, ताकि मंडे से आप लोग और बेहतर रूप से पढ़ पाए और ज्यादा पढ़ पाए। तो अब ज्यादा पढ़ने के लिए, अभी तक मुझे पता है काफी सारे बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा पढ़ने के लिए तैयार रहो मंडे से सोमवार से। हाँ, बैच मर्ज हो जाएंगे मंडे से। तो मंडे से हम कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे। मंडे से डेली क्लासेस होंगी, आपकी 6 दिन क्लासेस होंगी। और इसके अलावा क्या होने वाला है आने वाले समय में, ये भी बता देता हूं मैं आपको। हम लोग मंडे से मतलब नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसके बाद में 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। मतलब कि हम आने वाले मंडे का जो वीक होगा, ठीक है, तो वो वाला जो सप्ताह होगा वो 21 अगस्त से शुरू होगा। उसके बाद में 21 से 26 अगस्त और 27 अगस्त को फिर अगला संडे आएगा। फिर 27 के बाद में हम एक और सप्ताह क्लास 11 पढ़ेंगे और 4 सितंबर से जो मंडे आएगा उससे हम क्लास 12 का सिलेबस शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, तो हम लोगों ने क्लास 11 का सिलेबस मतलब आधा खत्म कर देंगे हम, और उसके बाद में
सितंबर का जो पहला सोमवार होगा या सितंबर का जो पहला वीक होगा, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, और उससे हम क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो फिर से मैं बता देता हूं, सितंबर में हम लोग क्लास 12 शुरू कर देंगे, सितंबर में हम क्लास 12 पढ़ेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी मिड तक हम क्लास 12 खत्म करेंगे, और उसके बाद में जनवरी के बाद में हम लोग जो क्लास 11 के चैप्टर्स बच रहे वो जनवरी, फरवरी और मार्च मिड तक खत्म कर देंगे। तो मार्च के 15-20 तारीख तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन पहले हम लोग बंच वाइज करेंगे, मतलब कि 3-3, 4-4 चैप्टर का मिला के रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन चलेगा मार्च का पूरा महीना और अप्रैल के 10-12 तारीख तक। फिर उसके बाद में मैं आपको बड़े बड़े पोर्शन, मतलब कि जैसे 5-5, 7-7 चैप्टर मिला के रिविजन करवाऊंगा, और उसके बाद में आखिरी के 10-15 दिन जो होंगे उसमें मैं आपको फुल सिलेबस रिविजन करवाऊंगा। उन्हीं दिनों में जैसे 25 अप्रैल के आसपास जो क्लासेस होंगी वो 12-12 घंटे की क्लासेस होने वाली है। 28 अप्रैल को भी जो क्लास होगी वो भी 12 घंटे की क्लास होने वाली है ना। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं। और उसके बाद में 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। तो आपको 31 अप्रैल, 1 मई के आसपास भी जो क्लासेस होंगी वो भी 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे की क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो यह सब कुछ आगे की प्लानिंग है। अब जोरदार तरीके से तैयार हो जाइए। आप कहीं पर भी अगर ढील ले रहे अपनी पढ़ाई में, आप कहीं पर भी ये सोच रहे कि यार अभी तो मेरा काम चल रहा है, या अभी तो बहुत समय है, या फिर अभी तो आराम से पढ़ रहे हैं, तो वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है समय। अब आपको अपना 100%, 100 नहीं, अब आपको अपना 1000%, 1000% देने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आज होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे। हाँ बिल्कुल, आज होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे। हाँ, कक्षा चिट्ठा ही खोल दिया, बिल्कुल चिंता ना करो। जो बच्चे पिछले साल आरंभ में होंगे उन्हें पता था या उन्हें एक्सपीरियंस है अब कि जो एसपी सर ने क्लास में खड़े होकर बोल दिया एग्जैक्ट वैसे वैसा होगा। जैसे तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि तुमने पढ़ाई शुरू कर दी थी बहुत जल्दी। पिछले साल जो आरंभ बैच था उसमें अगस्त में तो सिलेबस शुरू हुआ था। ठीक है, तो अगस्त में सिलेबस शुरू हुआ था, तो उन लोगों ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के मिड तक सब कुछ खत्म किया था। ठीक है, मतलब आपके पास अभी 2 महीने, मतलब ये वाला चैप्टर जो है वो तो 1-1.5 महीने बाद हुए थे। तो आपके पास एक एडवांटेज है, आपको ज्यादा टाइम मिला है, और आपने स्टार्टिंग में, देखो ऐसा ना यार, स्टार्टिंग अगर आपने अच्छे से कर ली, आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आपको समय मिला, आपने अच्छे से उसका यूटिलाइज किया, तो आपका फ्लो बन चुका। अब आप आराम से बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर्स निकाल सकते हैं ना। लास्ट ईयर भी जब सिलेबस खत्म हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उसी वक्त मैंने बोल दिया था कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे पिछले साल थे आरंभ बैच में, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं जाकर कि सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली होली के 2 से 3 दिन बाद खत्म हो गया था, मतलब मार्च के दूसरे सप्ताह तक खत्म हो गया था। ठीक है, तो यही आपके साथ भी होने वाला है, और एग्जैक्टली ऐसा कैसा होगा। बेटा अगर आपकी बैच की वैलिडिटी जनवरी तक है, फरवरी तक है, मार्च तक है, तो आप उसकी चिंता ना करें, आपकी वैलिडिटी अपने आप नीट की एग्जाम तक बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो, तो क्या सभी तैयार है आगे और बढ़िया धमाका करने के लिए? हाँ भाई, क्या सभी तैयार है? हाँ, मुझे पता है मेरी आवाज में आज थोड़ा जोश कम है, लेकिन जोश और जुनून अंदर होना चाहिए। चलिए, तो फिजिक्स क्लास 4 बजे कब होगी? अब जल्द ही फिजिक्स की क्लास 4 बजे भी हो सकती है, और फिजिक्स क्लास अब 7:30 बजे भी होगी। मंडे से थोड़ा सा टाइम टेबल फिर से चेंज होगा। चलो भाई, तो आज हमें क्या करना है, आज मतलब थोड़ी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने क्लास बस इसलिए ही रखी है ताकि आपकी क्लास, जैसे मतलब हमारी इस वीक में एक क्लास ऑलरेडी मिस हो चुकी है, और हमें बस एक टॉपिक पढ़ना है इसमें, जो था द्विब्लॉक के निकाय में घर्षण। तो ये वाला एक टॉपिक आज हम खत्म करना चाहते हैं, इस पर हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और इसकी थ्योरी हम पूरी पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद में हमारे पास केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बचेगी, जो होमवर्क के क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। हाँ, मंडे से ज्यादा क्लासेस होंगी अब आपकी, है ना। मंडे से अब जो अगला सप्ताह होगा उसमें 6 के 6 दिन आपकी क्लासेस होने वाली है। अब कोई सैटरडे या कोई शनिवार को छुट्टी नहीं मिलने वाली है आपको। और आने वाले समय में हो सकता है कि स्पेशली फिजिक्स में
संडे के दिन भी क्लास हो जिसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, कल वाले न्यूमेरिकल्स जो थे बेटा, उसमें मैं एक बार बता देता हूँ, कल वाले जो न्यूमेरिकल्स थे, आप वो 2-3 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे थे, आप उनके आंसर्स भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। और एक और जो क्वेश्चन था जिसका आंसर जो आ रहा था वो म्यू बराबर 2 tan थीटा, चिंता ना करें, उसका एक और तरीका होता है ना, वो तरीका कार्य ऊर्जा शक्ति में हम जाएंगे तो मैं फिर से वाला क्वेश्चन अगले सप्ताह डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और कोई समस्या किसी को? तबियत खराब नहीं, देखो बेटा ऐसा होता है कि अगर मान के चलो आज मेरी तबियत खराब है, लेकिन आपकी सबकी तबियत खराब नहीं है, तो मेरी तबियत खराब होने की वजह से आपकी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, है ना, या आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और अगर मान के चलो कि मेरी तबियत खराब है, मैं क्लास ना लूं, तो उसमें ज्यादा नुकसान है। मैं क्लास लूंगा, भले ही थोड़ी छोटी क्लास हो, लेकिन कुछ तो पढ़ा, है ना। एक को कहावत सुनी कि नहीं, नी मामा से काना मामा अच्छा। ठीक है, तो ना करे उससे बढ़िया थोड़ा करे, कुछ तो करे, वो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्लास करी है हमने। नीट का फॉर्म जो है बेटा वो अक्टूबर नवंबर में भरा जाएगा। नहीं, अक्टूबर नवंबर में नहीं, जनवरी तक ही आएगा, जनवरी फरवरी तक आएगा, चिंता ना करो। चल, हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी में आप बोल सकते हो। चलिए हेडिंग डालेंगे, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। हाँ, इसके बाद में, अच्छा एक और बात बता देता हूं, इसके बाद में जो टेस्ट है उसके बारे उसका भी पैटर्न चेंज होने वाला है। अब आप 2-2 संडे छोड़कर टेस्ट नहीं होगा आपका, हर एक संडे छोड़कर टेस्ट होने लगेगा। टेस्ट भी अब थोड़े से जल्दी जल्दी होंगे आपके। चल, तो अब हम आगे बढ़ते 2 ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब कृपया करके शांति बनाए रखेंगे, हम यहाँ पे एक नई चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होता है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं हम, है ना। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम क्या है कि एक डब्बे के ऊपर डब्बा रख दिया और हमने नीचे वाले डब्बे को फोर्स लगाया, तो वो गति कैसे होगी। एक और छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा आपको, अभी जो फिजिक्स का पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो कल पढ़ाया था, जो आज पढ़ा रहा हूं, जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं, ये मतलब पूरे फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट पोर्शंस में से आती है। थोड़ा सा डरा रहा हूं मैं आपको, लेकिन चिंता ना करो, एसपी सर है आपके साथ, मैं आपको एग्जैक्ट पैटर्न में पढ़ाऊंगा, आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, स्टेप्स लिखवाऊंगा, वही फॉलो करनी है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये इसका कोई बहुत एक्सट्रीम सवाल आपको नहीं आने वाला है। मतलब अभी हम इसका एकदम बेसिक लेवल पढ़ेंगे, 2 ब्लॉक पढ़ेंगे, 2 ब्लॉक पढ़ेंगे। आपको कहीं पर हो सकता है कोई डराने के लिए ऐसा दे दे कि भैया 3 ब्लॉक हो, उनके बीच में घर्षण लग रहा हो, वगैरह सारी बातें, तो वैसा कभी नहीं आएगा, है ना। वो सब जेईई मेंस और एडवांस में भी, आजकल तो जेईई में भी नहीं पूछा जा रहा है ये सब कुछ, लेकिन हमको 2 ब्लॉक या 2 ब्लॉक प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे अब हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। चलिए, तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होती है, इस पे करते हैं चर्चा। मान के चलो हमारे पास ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये एक डब्बे पे दूसरा डब्बा रखा हुआ है ना। अभी इसको क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक सा नॉलेज हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक सी बातें पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अगर यहां पर एक ही डब्बा होता, ये डब्बा आगे की तरफ, अब ध्यान से समझेंगे मेरी इस बातों को, ये डब्बा बी है, एक ही डब्बा, ये आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, तो इस डब्बे पर ना ये सवाल से घर्षण का असली फील भी आ जाता है। क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर ये जो ब्लॉक है, इस पर 20 मीटर पर सेकंड का वेग है आगे की तरफ, तो इसमें घर्षण कहां लगेगा, किस दिशा में लगेगा। अच्छा, तो सर घर्षण कहां लगता है, सतह होती है वहीं पर ही घर्षण लगता है। तो कितनी संपर्क सतह है, एक ही संपर्क सतह सर, जमीन है इसमें। तो कहां घर्षण लगेगा, ये F इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा, 1 या 2, कौन सी दिशा में घर्षण लगेगा। तो ये तो सर बहुत ही आसान सी बात है। हाँ, मंजीत कुमार बेटा, वो मैंने आपको बता दिया, वो वाला सवाल मैं फिर से डिस्कस करूंगा कार्य ऊर्जा शक्ति में, दूसरे तरीके से हम उस क्वेश्चन को करने वाले, चिंता ना करो, है ना। बाकी वो क्वेश्चन गलत नहीं था, उसका सॉल्यूशन हमने करा है और उसका सॉल्यूशन सही भी है हमारा। हाँ, तो यहां पर घर्षण किस दिशा में लगेगा, घर्षण जो है वो पीछे की दिशा में लगेगा, जिसे हम F1 दिशा बोल सकते हैं। ओके, अच्छा,
आपको कैसे पता चला ये घर्षण इस दिशा में लगेगा, है ना। तो यहां से मैं ये वाली दिशा हटा देता हूं, केवल एक ही दिशा होगी हमारे पास, इस दिशा में घर्षण लगेगा। तो आपको कैसे पता चला घर्षण इस दिशा में लगेगा? सर ये तो बिल्कुल ही आसान सी बात है। हमें पता है कि जिस दिशा में गति हो रही है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। क्या ये पता है? हाँ, ये हमें पता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो जो सही परिभाषा थी वो गति की विपरीत दिशा थी या आपेक्षित गति की विपरीत दिशा थी? गति की विपरीत दिशा थी या आपेक्षित गति की विपरीत दिशा थी? तो जो सही परिभाषा थी वो थी आपेक्षित गति की विपरीत दिशा, है ना। अभी हमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, गति देखे या आपेक्षित गति देखे, एक ही ब्लॉक है। तो एक ही ब्लॉक है तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा था। लेकिन अगर मेरे पास दो ब्लॉक होंगे तो वहां पे आपेक्षित गति देखना होगी मुझे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने बोला कि इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया गया था, है ना। तो एक और ब्लॉक रखा गया था यहां पर, ये ब्लॉक है ए, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें 3-4 तरीकों से एक ही बात समझाने वाला हूं। आपको जिस तरीके से समझ में आए, आपको जो तरीका मजेदार लगे या आपको जैसे ध्यान रखना हो वैसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या क्या तरीकों से ये बात देख सकते हैं? ये सब आपेक्षित गति के तरीके होने वाले हैं। अब अगर मैं देखूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर 20 मीटर वाला ब्लॉक तेज चल रहा है 10 मीटर वाले से? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 20 मीटर पर सेकंड वाला ब्लॉक तेज चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड वाले से? बिल्कुल सर, 20 मीटर पर सेकंड वाला ब्लॉक बहुत तेज चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो तेज चल रहा है, बिल्कुल सर वह तेज ही चल रहा है। अच्छा, तो अगर ये ब्लॉक तेज चल रहा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए के सापेक्ष बी आगे जा रहा है? अगर मान के चलो दो गाड़ियां चल रही है, एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना, या दोनों बगल बगल में 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से। अब दोनों को चलाओ तो क्या जो बी है वो आगे निकल जाएगा ए के सापेक्ष? क्या बी आगे निकल जाएगा ए के सापेक्ष? तो अगर ए से देखा जाए बी को तो बी आगे निकलता हुआ नजर आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसमें जो घर्षण है वह पीछे की दिशा में लगना चाहिए। क्या यह चक्कर समझ में आया सभी को? देख, अब यहां पर दो सतह हो चुकी है, एक जमीन थी जिसका घर्षण था, अब यहां पर ये एक और ब्लॉक है, इसका घर्षण है। तो बी पर घर्षण पीछे की तरफ लगेगा, बी पर दोनों सतहों के मध्य घर्षण पीछे की तरफ लगेगा। अच्छा, अब अगर ए को देखा जाए, ए, तो ए बी के सापेक्ष कहां जा रहा है? ए की गति कैसे होती है? जमीन से देखेंगे तो दोनों ही आगे दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम बी के सापेक्ष ए को देखेंगे तो सर बी को देखा ए ने या बी पर बैठकर ए को देखा तो क्या लगेगा? सर मैं जा रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से, या मैं आगे जा रहा हूं, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मेरे सापेक्ष वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा। क्या ये होगा? क्या चिंटू मुन्नी की कहानियां सबको याद है ना, कि कौन किसको देख रहा? तो सर बी पर बैठकर अगर ए को देखा जाए तो क्या होगा? यह उसे पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर पीछे जाता हुआ दिखाई देगा तो आपेक्षित गति की विपरीत दिशा क्या होगी? घर्षण क्या होता है? आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में होता है। तो यह घर्षण इस पे आगे की ओर लगेगा, ए ब्लॉक पे घर्षण आगे की तरफ लगेगा। यही बात बस हमें समझनी थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात है। दो ब्लॉक प्रॉब्लम जो होती है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम जो होती है, उसमें बी वाला या जो ब्लॉक आगे जा रहा है या जिस पर बल लग रहा है या जो तेज चल रहा है उस पे घर्षण पीछे की दिशा में होगा, लेकिन ए वाले ब्लॉक पे घर्षण आगे की तरफ होगा। क्यों आगे की तरफ होगा? कैसे समझा हमने? पहला तरीका कि सर अगर मैंने देखा बी पर तो बी पर बैठकर देखा ए को तो वह पीछे जाता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो अगर वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा तो उस पर घर्षण आगे लगना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात। अच्छा सर, ये पहला तरीका था। और कैसे समझ सकते हैं? और भी हम 2-3 तरीकों से समझ सकते हैं। कैसे? देखो, यहां पर अगर हम आपेक्षित गति का ही एक और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें हमने ऐसा समझा था कि सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का वेग ए के सापेक्ष क्या होगा तो आप बोलोगे सर ये होगा वीबी माइनस वी ए।
तो यहां पर क्या होगा, ये होगा 20 माइनस 10 या होगा 10 मीटर पर सेकंड। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल सही सर, ये मैंने डायरेक्ट समझा। अब मैं इक्वेशन बनाकर समझ रहा हूं इसी चीज को। तो मैंने यहां पर बोला कि सर b का वेग a के सापेक्ष जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, तो अपेक्षित गति जो है b की, b आगे बढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो घर्षण क्या करता है? घर्षण जो है सर वह अपेक्षित गति का विरोध करता है। तो b पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है, तो घर्षण b पर पीछे की तरफ लगना चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं देखता वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, a का वेग b के सापेक्ष, तो हमें पता है सर ये -10 मीटर पर सेकंड आने वाला है। तो ये क्या हो गया, a का वेग b के सापेक्ष। तो a का वेग कहां है सर? a का वेग है पीछे की तरफ -10 मीटर पर सेकंड। a का वेग पीछे की तरफ है -10 मीटर पर सेकंड। किसके सापेक्ष? b के सापेक्ष। तो यहां पर दो ब्लॉक है, इसलिए अपेक्षित गति देखना पड़ रही है। तो यहां पर हमको पता चला कि सर यह वेग जो है पीछे की तरफ लग रहा है -10 मीटर पर सेकंड, इस पर वेग जो है -10 मीटर पर सेकंड है। तो घर्षण जो है अपेक्षित वेग का या अपेक्षित गति का विरोध करता है। क्या थी घर्षण की परिभाषा? अपेक्षित गति का विरोध करता है। तो यहां पर -10 मीटर पर सेकंड है, तो इस पे घर्षण आगे की तरफ लगना चाहिए, ए पर F आगे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए पीछे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इक्वेशन से समझा। क्या ये दो तरीके समझ में आए? क्या ये दो तरीके समझ में आए सभी को? क्या आ गई ये बात समझ में कि सर ए जो है ना, ऐसा समझो आप, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ऐसा इमेजिन करो कि हम बैठे हुए हैं बी पर। तो बी पर बैठे बैठे अगर आप, है ना, या मान के चलो आप बी गाड़ी पर बैठे हो, अब आप ए गाड़ी को देख रहे हो, तो वो आ रही है ए, बी पर बैठा हूं, तो मैं चल रहा हूं 20 मीटर पर सेकंड से। मेरे साइड वाली गाड़ी किससे चल रही है? मेरी साइड वाली गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो मैं तेज जा रहा हूं, तो मेरे को क्या लगेगा, ये तो मेरे से पीछे 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 जा रही है। तो अपेक्षित गति का विरोध, तो यह मेरे पीछे जा रही है, तो इसकी दिशा क्या है? पीछे की तरफ है। तो इसकी दिशा पीछे की तरफ है, तो घर्षण की दिशा आगे की तरफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर्षण हमेशा अपेक्षित गति का विरोध करता है। ठीक है, ये थे दो तरीके। अब किसी के भेजे में बात उतर ही नहीं रही है, तो उसमें हम कैसे समझ सकते हैं? देखो एक और तरीका मेरे पास, क्या कि एक बात बताओ यार, एक बात बताओ जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया, उनको बिल्कुल आसान सी बात मैं पूछना चाहूंगा। एक बात बताइए, अगर ये जो बी ब्लॉक था, इस बी ब्लॉक पे आपने बोला ये घर्षण जो है वह नीचे वाला घर्षण पीछे की तरफ था। बिल्कुल सही बात। बी ब्लॉक पे ऊपर वाला घर्षण पीछे की तरफ था, ये तो समझ में आ गया। हाँ सर, घर्षण पीछे की तरफ होता है। तो ए ब्लॉक पे अगर मान के चलो आपने घर्षण पीछे की तरफ लगा दिया, ए ब्लॉक पे भी आपने बोला नहीं सर, ए ब्लॉक पे भी घर्षण पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ए ब्लॉक पे भी अगर आपने घर्षण पीछे की तरफ लगा दिया और ये ब्लॉक से ब्लॉक जब जोड़े, तो यहां पर अगर दोनों ही विपरीत दिशा में हो गए, तो हमने गति का नियम पढ़ा है, गति का तृतीय नियम, कि हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होगी और वह विपरीत दिशा में होगी। बोल, पढ़ा नहीं पीड़ा? पढ़ा नहीं पढ़ा है। हर क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया होगी और क्रिया प्रतिक्रिया दोनों विपरीत दिशा में होती है, दोनों अलग अलग वस्तु पे लगती है, गति का तृतीय नियम। तो अगर आपने बोला कि यार बी पर सर बी पर घर्षण पीछे की दिशा में है, तो ए पर घर्षण भी पीछे की दिशा में ले लोगे, तो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों समान दिशा में हो जाएगी। न्यूटन की गति का तृतीय नियम गलत कर दिया आपने। तो आपने न्यूटन की गति का तृतीय नियम गलत कर दिया। आई बात समझ में? तो यह तीसरा तरीका था जिससे मैंने बात प्रूव कर दी कि ए पे घर्षण आगे ही लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़े, क्योंकि देखो घर्षण जो है वो एक तरीका यहाँ पर इस पूरे निकाय पर बाहर से नहीं लग रहा, ये इसका दोनों आंतरिक सतह हो गया। ये घर वाला मामला था। तो घर में ऐसा तो नहीं होता कि एक ही पिटाई खाएगा, नहीं सर। अगर मान के चलो हम दो भाई है, तो दोनों भाई बराबर से पिटाई खाएंगे। आज उसकी बारी थी तो कल मेरी भी बारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि एक ही पिटता रहेगा, नहीं सर, दोनों पीटेंगे। तो यहां पर एक पे इस तरफ है तो दूसरे पे इस तरफ होगा, ताकि नेट दोनों का जीरो बने। ये चीज हमने बहुत बार देखी है, जैसे अभिलंब प्रतिक्रिया में बल्ब में देखी थी। अगर ए बी पर इधर की तरफ धक्का लगा रहा तो बी ए पर इस तरफ धक्का लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बल होने चाहिए, तो वही बात यहां पे होनी चाहिए। तो सर ए पर घर्षण की दिशा जो है वह आगे की तरफ होगी। ठीक है, तो मैंने आपको तीन तरीकों से समझा दिया कि ए पर घर्षण, देखो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो हजम नहीं होती वो है ए पर घर्षण की दिशा। तो ए पर घर्षण की दिशा आगे की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि
ए में, है ना, ध्यान से सुनना अब इस बात को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए में गति की दिशा में ही घर्षण लग रहा है? गति की दिशा में ही घर्षण लग रहा है, ए पर गति की दिशा में ही घर्षण लग रहा है। मतलब कि जो हम आज तक पढ़ते आए थे या जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई थी कि गति की विपरीत दिशा में घर्षण लगता है, वो गलत स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट क्या है? आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में घर्षण लगता है। तो ए जिस तरफ जा रहा है, आपका ऐसा बोला जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि गति की दिशा में घर्षण लगे? बिल्कुल गति की दिशा में घर्षण लग सकता है। और ऐसा एक जगह नहीं होता, ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। जब हम चलते हैं तो हम जिस दिशा में गति करते हैं उसी दिशा में हम पर घर्षण भी लगता है। क्यों? क्योंकि देखो, अब इसको भी चौथे तरीके से समझाता हूं, है ना। चौथे तरीके से। बेटा वर्क पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चौथे तरीके से अब ये बात समझाता हूं। हाँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन असर्शन रीजन यहां से बनता है कि क्या घर्षण गति की दिशा में ही होता है? नहीं, घर्षण आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में होता है। गति की दिशा में घर्षण हो सकता है, हाँ। गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है, हाँ। आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में घर्षण होता है, हाँ। आपेक्षित गति की दिशा में घर्षण हो सकता है ना। क्या चारों बातें, चारों में अंतर समझ में आया सभी को? गति के विपरीत भी हो सकता है, समान दिशा में हो सकता है, लेकिन आपेक्षित गति की हमेशा विपरीत दिशा में घर्षण होएगा ही होएगा। अच्छा, तो और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? यहां पर अब हमारे पास है ना, यहां पर अब हमारे पास, यह तो हमें बेसिक सी बात समझ में आ गई। और क्या समझना था सर हमें? चौथा तरीका, चौथा तरीका। हाँ, अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है लिखवा दो। लिखो लिखो, चलो यहां पर लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, SP स्टार बनाओ और एक स्टेटमेंट लिख लो। लिखो स्टेटमेंट, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, लिख लो एक बार। लिखो स्टेटमेंट, में फिर से बोल देता हूं। गति की, ब्लॉक की गति की या वस्तु की गति की विपरीत दिशा में घर्षण होता है। सही या गलत, है ना? ऐसा लिख लो, ब्लॉक की या वस्तु की विपरीत दिशा में, वस्तु की गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है। यह स्टेटमेंट सही है। वस्तु की गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है, यह स्टेटमेंट सही है। फिर इसी प्रकार से वस्तु की गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है, बिल्कुल सही बात। वस्तु की गति की दिशा में, वस्तु की गति की दिशा में, गति की दिशा में घर्षण, गति की दिशा में घर्षण हो सकता है, बिल्कुल सही बात। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट वस्तु की किसी भी वस्तु के लिए आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है, यह भी सही है। आपेक्षित गति, गति की जगह लिखना है आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट आपेक्षित गति की दिशा में घर्षण हो सकता है, यह गलत है ना। चौथा स्टेटमेंट क्या है? वस्तु की आपेक्षित गति की दिशा में घर्षण हो सकता है। आपेक्षित गति की विपरीत दिशा में घर्षण हो सकता है, बिल्कुल सही बात। वस्तु की आपेक्षित गति की दिशा में घर्षण हो सकता है, बिल्कुल गलत बात। तो क्या चारों स्टेटमेंट सभी को क्लियर है? क्या चारों स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? ठीक है।
हाँ, लेक्चर नंबर 3 का बेटा मैंने बोल दिया है, मैंने 4-5 बार बोल दिया है आप लोगों को, मतलब मैं कैसे भरोसा दिलवाऊं, चिंता ना करो, मैंने बोला है, बहुत बार बोल दिया है ना। वो लग रहा है कि उस भैया को एक बार तरीके से सेट करना पड़ेगा मुझे, है ना तो ही काम बनेगा। चलिए, तो आपेक्षित गति की विपरीत दिशा, आपेक्षित गति की दिशा में घर्षण कभी नहीं हो सकता, है ना। आपेक्षित गति क्या है सर? यह ए अगर बी के सापेक्ष पीछे जा रहा है तो इस पे घर्षण आगे लेगा, इसमें घर्षण कभी पीछे नहीं लग सकता, ए पर घर्षण कभी पीछे नहीं लग सकता। अच्छा, अब इसमें चौथा तरीका जो था मेरा समझाने का, मैंने आपको 3 तरीके से ए पे घर्षण आगे की तरफ समझा दिया, एक लास्ट तरीका भी सुन लो ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बात छप जाए। एक बात बताओ, अगर मान के चलो मैंने बोला कि मैं इन ब्लॉक पे, है ना, जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ये एक ही सवाल करना हमें, और इसी सवाल से हम सबको सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैंने इस ब्लॉक पर देखो, वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सेट है ये फिजिक्स का, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बातें सुनना है मेरी, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान के चलो मैंने यहां पर इस ब्लॉक पे बल लगाया, 4 किलो वाले पे बल लगाया F, और इसे खींचना शुरू करा, तो अगर 4 किलो वाले पर मैंने बल लगाया F, तो मेरा बल किसे चला रहा है? मैंने जो बल लगाया वो 4 किलो वाले पर, 4 किलो को चला रहा है। मैंने जो बल लगाया वो किसे चला रहा है? 4 किलो वाले को। क्या मैंने 2 किलो वाले पे बल लगाया? नहीं। लेकिन ऐसा होता जरूर है, और इसको प्रैक्टिकली आपने फील भी करके देखा होगा कि अगर एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा जाए और आप नीचे वाले ब्लॉक को खींचो तो ऊपर वाला ब्लॉक साथ चलने लग जाता है। बोलो हाँ है ना? ऐसा किसी ने फील किया है कि सर अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पर बल लगाते हैं तो ऊपर वाला ब्लॉक भी साथ चलने लग जाता है? अरे चलता है या नहीं चलता है? बिल्कुल सर चलता है। तो ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है? ऊपर वाले ब्लॉक को घर्षण बल चला रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक को घर्षण बल चला रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, एक बुक पे दूसरी बुक रख लो और करके देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कुछ किताबें तो नहीं है लेकिन 2 पन्ने जरूर है ना, तो पन्नों पर भी मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ। देखो ये 2 पेज अलग अलग है, तो अगर मैं नीचे वाले पेज को खींच रहा हूँ, ये देखो भाई ये 2 पेज अलग अलग है, ठीक है। ये इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करने का कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हाँ, ईंट के ऊपर ईंट रख लो, हाँ बस 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 बस, है ना। कुछ लोग ज्यादा भावनाओं में भेजाएंगे, बोलेंगे मकान पे मकान रख के खींचेंगे। मकान नहीं भैया, बिल्डिंग नहीं खींचना है ना। देखो एकदम आसान सी बात है। ये ब्लॉक ही मान के चलो, ब्लॉक ही है, तो ये 2 पेपर है। मैं नीचे वाले पेपर को खींच रहा हूँ, ये ऊपर वाला पेपर इसके साथ आ रहा है। मैं नीचे वाले पेपर को खींच रहा हूँ तो ऊपर वाला पेपर इसके साथ आते जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है? ऊपर वाला भी आगे कैसे बढ़ गया? ऊपर वाला भी आगे कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? क्योंकि सर ऊपर वाले को एक्चुअल में हमने खींचा तो नीचे वाले को, ऊपर वाले को कौन चला रहा है? घर्षण बल। तो ये बात प्रूव करता है कि ऊपर वाले पे घर्षण आगे लग रहा, वरना ऊपर वाला चल नहीं सकता था, और चलता है। आपने प्रैक्टिकली भी फील कर लिया। क्या सभी को ये पूरी कंडीशंस जो मैंने समझाई बहुत जोरदार तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से क्लियर है? ऊपर वाले को कौन चला रहा है? सर ऊपर वाले को तो हम नहीं चला रहे, ऊपर वाले को घर्षण चला रहा है, ऊपर वाले को घर्षण चला रहा है। और यही बात हमारी जिंदगी में हजारों जगह होती है। जैसे कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स देता हूं। जब आप चलते हो तो आपको भी एक्चुअल में घर्षण बल चला रहा है, जो आगे की दिशा में चल रहा है ना। मान के चलो आप एक वस्तु हो, आपने आंतरिक बल की वजह से, मतलब आपके पैरों में जोर था, अप्लाई करके देख लिया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप अपने आंतरिक बल की वजह से आपने जमीन को पीछे की तरफ धक्का लगाया, जमीन ने आपको आगे की तरफ धक्का लगाया, अच्छा, तो ये तो क्रिया बल हुए। लेकिन आपको एक्चुअल में आगे किस बल ने लगाया? कौन सा बाह्य बल है इस दुनिया का जो आपको आगे की तरफ चला रहा है? घर्षण बल। घर्षण बल नहीं होता तो आप आगे की तरफ नहीं चल पाते। आपकी गाड़ी के टायर घूम रहे, गाड़ी में आपने एक्सेलरेट किया तो वह एक्सेलरेट करा, वो तो गाड़ी का इंजन जो था वो तो टायर घुमा रहा है। तो टायर, तो अगर मैं गाड़ी को ऊपर उठा लूं या साइकिल ऊपर उठा दी जाए और आप पेडल मारते रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे क्या? नहीं सर।
लेकिन जब जमीन के कांटेक्ट में आता है, जमीन के कांटेक्ट में आता है, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से टायर आगे चले जाता है? वो जमीन का घर्षण होता है जो टायर पे आगे की तरफ लगता है। बहुत ध्यान से सुन मेरी बात को, जमीन पर, गाड़ी पर जो टायर होता है उस पे घर्षण आगे की तरफ लगता है, जो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, वो पीछे नहीं लग रहा है, वो आगे की तरफ लग रहा है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वो चीज समझा देता हूं। वैसे वो हमारे काम का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको बस पता होना चाहिए, फील आना चाहिए। मान कर चलो हमारी ये साइकिल है, या हमारी साइकिल है, या हमारी गाड़ी है। तो अब इसमें दो टायर होते, एक टायर में लगी हुई होती है चेन, एक टायर में लगी हुई होती है चेन, और यहां से आपके कुछ साइकिल वाइकिल है, यहाँ पे आपकी गाड़ी की साइकिल की सीट है, और ये हैंडल है, और ये आपकी साइकिल आगे बढ़ने लगी। ठीक है, हाँ थोड़ी अजीब साइकिल है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेडल वेडल भी है, ये आप पेडल वेडल माने चले। ठीक है भैया, तो यहां पर या पेडल मारकर साइकिल चला रहे हो, तो इस कंडीशन में जब आप पेडल मारते हो, आप पेडल मारते हो, तो पेडल मारने पर क्या होता है बेटा, पेडल मारने पर क्या होता है कि आपने पेडल मारा तो कौन से टायर को धक्का लगाया, आप पीछे वाले टायर को आगे चलाना चाहते हो। तो यह एक्चुअल में घर्षण बल आगे की तरफ लगता है इस टायर पर जब आप पेडलिंग कर रहे हो। पेडलिंग, पेडल मारना मतलब क्या होता है, पेडलिंग करना, पेडलिंग करना। तो जब आप पेडलिंग करते हो, जब आप पेडलिंग करते हो, तो पेडलिंग करते वक्त क्या होता है, पेडलिंग करते वक्त पीछे वाले टायर पर घर्षण आगे की तरफ लगता है। एक्चुअल मुझे दो साइकिल चाहिए, इसलिए मैं पहले डुप्लीकेट कर लेता हूं। तो हाँ, अब फिर से बना रहा हूं, मैं वही बनाऊंगा, चिंता ना करो। पेडलिंग जब हम करते हैं, पेडलिंग करते वक्त क्या होता है, पेडलिंग करते वक्त साइकिल में पीछे वाला जो टायर होता है उस पे घर्षण आगे की तरफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कोई बाह्य बल, अगर ऐसा समझो ना यार, तुमने पेडल मारा तो कोई बाह्य बल लगाया क्या? तुमने पेडल किसको मारा? तुमने तो पेडल पे पेडल मारा और पेडल पे बल लगाया, तो वो आगे कैसे चल गई, आगे कैसे मिल गई? बाइक में भी यही होता है, कार में भी यही होता है। तो जो टायर पर साइकिल की चेन लपटी हुई है, तो वो उस टायर को ऐसा घुमाना चाहती है जिसकी वजह से घर्षण आगे की तरफ लगता है। और आगे वाले टायर को तो कुछ भी नहीं कर रहे हम, आगे वाले टायर को हम चला रहे हैं क्या? नहीं सर, आगे वाला टायर तो लुढ़क रहा है, या हमने तो, हमारा बल तो पीछे वाले टायर पर लगा, तो आगे वाले टायर पर घर्षण पीछे की ओर ही लगता है। अब जब आप पेडलिंग करना बंद कर देते हो, इसका फील और हम जब घूर्णी गति पढ़ेंगे उसमें दिलाऊंगा मैं आपको, लेकिन बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि घर्षण आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। जब आप पेडल मारना रोक देते हो, पेडल मारना रोक दो तो साइकिल आगे चलकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अब दोनों ही टायर में घर्षण पीछे लगने लगता है। तब जब नो पेडलिंग होगी, मतलब कि आप पेडल नहीं मार रहे हो, तो उस कंडीशन में दोनों ही टायर पे घर्षण पीछे की तरफ लगेगा। आई बात समझ में? तो ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि घर्षण गति की दिशा में लग रहा है, अपेक्षित गति का विरोध कर रहा है। चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस कैसे करना है, मुझे लगता है कि सभी को ये बहुत जोरों से बात चमक चुकी है। अब ये सब कहानी कब है, देखो अब मैं आपको आगे कितनी भयावह सिचुएशन हो सकती है वो बताने जा रहा हूं। ये सारी कहानी मैंने तुम इतनी मेहनत करके ये बस इतनी सी बात समझे कि जब नीचे वाले ब्लॉक पे बल लगा रहा हूं तब क्या होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए मतलब कि ए वाला ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगे और नीचे वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, तो अब कहानी उल्टी हो जाएगी। अब ए वाले ब्लॉक पे घर्षण पीछे हो जाएगा और बी वाले ब्लॉक पे घर्षण आगे हो जाएगा। अगर मैं वेग कम ज्यादा, मतलब इसका ज्यादा इसका कम कर दूं तो ठीक है, 3 ब्लॉक रख दूं तब तो हालत ही खराब हो जाएगी। तो वो सब में हमें नहीं जाना है ज्यादा, ठीक है। तो अगर घर्षण इस पे, अभी मैंने बाह्य बल नीचे वाले पे ब्लॉक पे लगा तो उसकी वाली सारी कहानी मैंने आपको समझाई है। अगर बाह्य बल ऊपर वाले ब्लॉक पर लग जाएगा तो मैं ऊपर वाले ब्लॉक को चला रहा हूं, तो नीचे वाले ब्लॉक को कौन चलाएगा? नीचे वाले ब्लॉक को घर्षण चलाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये फिजिक्स के सबसे भयावह न्यूमेरिकल्स में से एक होता है। अच्छा, अब इस पूरे में मैंने कंडीशंस क्या क्या मानी है और क्या क्या सॉल्यूशन होगा हमारा। हमने माना है, ये क्वेश्चन ही है, देखो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम वो सवाल ही है एक, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, उसमें बहुत सारी बातें होती है जो आपको समझना होती है। तो देखो क्या है, यहां पर ये वाली जो सतह है, यहाँ पर जो घर्षण बल है वह
आपका 0.5 या सॉरी घर्षण गुणांक जो है वो 0.5 न्यूटन है। यहां पर घर्षण शून्य माना है हमने, है ना। चिंता ना करो, हमें नीट में भी जो सवाल आएगा उसमें सतह ब्लॉक ए और सतह के बीच में घर्षण नहीं होगा। ब्लॉक ए और सतह के बीच में घर्षण नहीं होगा, कि नीचे भी घर्षण ऊपर भी घर्षण, तो बहुत घर्षण हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग इतना घर्षण झेल नहीं पाएगा। हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग फ्यूज हो जाए, है ना। तुम्हारा दिमाग घर्षण हो के, पता है ना, अगर किसी चीज में ज्यादा घर्षण हो जाता है तो खराब हो जाती है ना। ज्यादा घर्षण से आग भी लग जाती है, तो तुम्हारे दिमाग में भी आग लग सकती है। तो उसी को बचाने के लिए नीचे वाली सतह पे घर्षण नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो एक ही जगह पर घर्षण है। नहीं बेटा, ये कौन बात कर रहा है अजीब सी, राघविंद? बेटा घर्षण के क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है ना, यह तो हमने बहुत पहले बता दिया था। चलो, तो अब यहां पर हमें कैसे डिस्कस करना है। तो अब इस पे हमने बाह्य बल लगाया F, और यहां पे घर्षण गुणांक है 0.5। यह है 2 किलो का ब्लॉक, यह 4 किलो का ब्लॉक। अब ये क्या है, ये मेरे पास 3 बल है अलग अलग। एक बार मैंने लगाया 18 न्यूटन, फिर मैंने लगाया 30 न्यूटन, फिर लगाया मैंने 50 न्यूटन। तो क्या क्या होगा ये मुझे पता करना है, क्या क्या होगा ये मुझे पता करना है, ठीक है। मतलब 18 न्यूटन बल लगाने पर क्या हो सकता है, 30 न्यूटन बल लगाने पर क्या हो सकता है, 50 न्यूटन बल लगाने पर क्या हो सकता है, ये पता करना होगा हमें। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या स्टेप्स होती है, क्या क्या होता है, पहले एक बार पूरा मेथड समझाऊंगा, फिर इसमें हम एक बार मेथड समझ गए तो तुरंत एसटी स्टार से आप इसमें 2-2 लाइन में सवाल कर पाओगे, ठीक है। तो क्या सभी तैयार है इस तूफानी सवाल को सेट करने के लिए? हाँ, एक ही चीज पे दोनों तरफ घर्षण हो सकता है ना, 2 सतह होगी तो दोनों तरफ घर्षण हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो इसको पहले मैं एक बार अपने मेथड से समझाऊंगा, है ना। यहां पर अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको करेंगे, लेकिन वैल्यू से नहीं सॉल्व करेंगे। पहले हम M1 M2 द्रव्यमान लेकर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसमें और आगे कहानी को कर पाएंगे। मान के चलो ये M2 ब्लॉक है, ये M1 ब्लॉक है, और इसके नीचे सतह है वह 0 है, और यहां पे घर्षण गुणांक म्यू है। यह क्वेश्चन हमें दिया गया है, और मैंने यहां पर बाह्य बल लगाया F, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ही आपको अच्छी चीज समझ में आएगी और आप बढ़िया तरीके से आंसर निकाल पाओगे। तो स्टेप नंबर वन है ना। देखो क्या क्या हो सकता है ये भी हमको डिस्कस करना होगा। स्टेप नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल, मतलब ये जो सवाल है सबसे बड़ा सवाल है पूरा फिजिक्स का, जो नीट में हम समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहली बात तो यह है, आप इसका एक एक्सेलरेशन, एक त्वरण निकाल लो। कैसे? हम आज तक जो पढ़ते आए उसमें हमने समझा है सर कि त्वरण जो होता है, मजा आने वाला है, ध्यान से समझे। त्वरण जो होता है वो होता है F/m1 + m2। क्या ये त्वरण निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल सर, ये होगा कॉमन एक्सेलरेशन। ये AC क्यों लिखा हुआ है मैंने ये होगा कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन त्वरण या समान त्वरण जो दोनों का होगा। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकता हूं कि अगर मैंने इस पे F बल लगाया तो इसका त्वरण कितना होगा? निकाय का त्वरण होना चाहिए F/m1 + m2। ये स्टेप नंबर 1। अब ये अलग से करना है ना। ये एक चीज निकाल के रख ली, पहले हमने एक चीज निकाल के रख ली, ठीक है। अब हमें पता करनी है औकात। क्या पता करनी है हमें? औकात। किसकी औकात? हमें पता करनी है M1 की औकात। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सर क्या हो रहा है, अब हमें आना है स्टेप नंबर 2 पे। देखो, स्टेप नंबर 1 भी पहले कर सकते हो, स्टेप नंबर 2 भी, अदला बदली भी कर सकते हो, जो आपको पहले लगे वो कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर क्या चक्कर है? देखो, 2 अलग अलग त्वरण निकालना है हमको। एक निकालना है कॉमन त्वरण, और एक हमें निकालना है दूसरा त्वरण या अधिकतम त्वरण। फिर इनमें मैच करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू कम है, वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग त्वरण निकालना है। पहले हमें कॉमन त्वरण निकाल लिया, अब उसके बाद में अब हमें निकालना है अधिकतम त्वरण। तो अब हमें निकालना है अधिकतम त्वरण। अब ये अधिकतम त्वरण का क्या चक्कर है, अधिकतम त्वरण क्यों निकाल रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो क्या होगा कि यहां पर मैं M2 पर, या मैं नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहा हूं, क्या मैं नीचे वाले ब्लॉक को कितनी भी तेज खींच सकता हूं? हाँ सर, वो तो आपका बल है, आप कितना भी तेज खींचो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा,
ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है। तो सर अगर मैं M1 की कहानी देखूं या 1 वाले ब्लॉक की कहानी देखूं तो इसको आगे की तरफ घर्षण बल चला रहा है। कौन चला रहा है इसे, घर्षण बल चला रहा है। अगर ये घर्षण बल ना हो तो ये आगे ना बढ़े, है ना। ऐसा, अच्छा एक बात बताओ यार कि अगर यह M2 है या M1 है, एकदम चिकनी सतह है, बिल्कुल ही चिकनी सतह है। जैसे आपने ये देखा होगा कि अगर कभी आप बर्फ की सिल्ली खरीदने गए हो, है ना, ये मुझे प्रैक्टिकली याद भी है ना, अगर मुझे कहीं पे वीडियो मिलता तो जरूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे बात प्रैक्टिकली याद है कि बर्फ की सिल्ली एक बार, मतलब शायद मैं किसी शादी वादी में गया था तो वहां पे ऐसा मैंने देखा था कि 2-3 बर्फ की सिल्लियां रखी हुई थी, है ना, वो होता है बर्फ के गोले वाले भैया जो रहते हैं या आइसक्रीम वाले, तो उन्होंने ऐसी बर्फ की सिल्लियां रखी हुई थी, ठीक है। उन्होंने एक बड़ा सा प्लास लिया, या बड़ा सा उन्हें क्या बोलते हो यार आप लोग उसको, हमारे प्लास बोलते हैं इस चीज को, ये ऐसा कुछ आकार में होता है, प्लास समझते हो तुम लोग, चिमटा, चिमटा, बड़ा सा चिमटा लिया उन्होंने और उस चिमटे में नीचे वाले बर्फ की सिल्ली को फंसा और खींच लिया बाहर। वो आसानी से बाहर आ गया, ऊपर वाला वहीं नीचे गिर गया। या ऊपर वाले को पकड़ो और खींच लो बाहर, तो ऊपर वाला नीचे आ गया, पकड़ के बाहर खींच लिया और नीचे वाला वहीं का वहीं रह गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो चिमटे से आपने खींचा तो यहां पे वहां पे बर्फ है, बर्फ की सिल्ली, बर्फ के बीच में घर्षण नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो नीचे वाला खींचोगे तो नीचे वाला बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला खींचोगे तो ऊपर वाला बाहर आ जाएगा, घर्षण नहीं है। तो वैसे यहां पे अगर घर्षण नहीं होगा तो नीचे वाला खींचा तो बाहर आ गया, ऊपर वाला नीचे गिर जाएगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम घर्षण के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या हमारे पास बाह्य बल की वैल्यू कोई भी पॉसिबल है? क्या हमारे पास बाह्य बल कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल सर, F तो कुछ भी हो सकता है, बाह्य बल तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं, वो तो हम लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन घर्षण भी कुछ भी हो सकता है क्या? घर्षण कुछ भी हो सकता है क्या? घर्षण का मान कुछ भी हो सकता है क्या? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन F लिमिटिंग से अधिक नहीं हो सकता, F लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। हो सकता है सर, घर्षण कुछ भी हो सकता है, 0 से F लिमिटिंग के बीच में घर्षण कुछ भी हो सकता है। तो घर्षण का मान जो है वह F लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। तो F का मैक्सिमम मान F लिमिटिंग हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता है F लिमिटिंग कैसे निकालते हैं। तो सर F लिमिटिंग जो होगा वह होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब यहां पर इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन को म्यू M1G लिख सकता हूं? क्या नॉर्मल रिएक्शन को म्यू M1G लिख सकता हूं मैं? क्या नॉर्मल रिएक्शन को म्यू M1G लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, क्योंकि यहां पर इस सतह पे घर्षण लग रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे म्यू M1G नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहां से मुझे पता चला कि यह अधिकतम संभव घर्षण बल है, यह अधिकतम संभव घर्षण बल है, इससे ज्यादा घर्षण बल संभव नहीं है इन दोनों ब्लॉक के बीच में। अच्छा, ये घर्षण बल अभी किसे चला रहा है? सर ये घर्षण बल M1 को चला रहा है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं घर्षण बल जो कि एक हिलौता बल लग रहा है, ये होगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, बराबर हो जाएगा म्यू M1G के। M1 से M1 कट गया, A मैक्स जो है, A मैक्स जो होगा वो म्यू इंटू G आ गया, म्यू इंटू G आ गया। बस ये करना है, बस ये करना है। क्या करना है? दो अलग अलग घर्षण निकालने हैं। सबसे पहले कॉमन घर्षण निकाल लेना है, बाह्य बल कितना उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में A मैक्स निकाल लेना। आप पहले ये भी निकाल सकते हो, पहले वो भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। ये 2 स्टेप करनी होगी, हर सवाल में करना होगा, ठीक है। अब हमें पता चल चुकी औकात, किसकी औकात? कि ऊपर वाले को कितने अधिकतम बल से खींचा जा सकता है, ऊपर वाले को कितने अधिकतम बल से खींचा जा सकता है, ठीक है। ऊपर वाले का अधिकतम त्वरण फिक्स हो चुका, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। बोलते ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कितना प्यार कर सकता हूं, तुम जो चाहो वो मांग लो। तो इसने बोला चल ठीक है, हम दोनों भाग जाते हैं, हम दोनों साथ चलेंगे। तो यहां पर मुन्नी ने बोला बिल्कुल साथ चलेंगे। तो ये भगा जा रहा है, भगा जा रहा, भगा जा रहा, भगा जा रहा। लेकिन क्या होगा?
एक समय जिंदगी में ऐसा आएगा, एक समय जिंदगी में ऐसा आएगा जब ऊपर बैठा ब्लॉक बोलेगा भैया बस अब तुम ही चले जाओ, ये हमसे नहीं झेला जाता, ये हमसे नहीं झेला जाता। तो वो कब होगा? जब उसका अधिकतम सीमा पार हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कभी कभार घर में भी बोलते हैं ना, क्या शांति से बैठे रहो तुम, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो। ठीक है, या कभी कभी ऐसा लगता है हर चीज से जीवन में, हर चीज से जीवन में ऐसा लगता है क्या कि बस अब बहुत हो गया, हम छोड़ देते हैं इसे। लगता है या नहीं लगता है ना कि सर बहुत हो गया, छोड़ देते हैं अब इसे, है ना। तो जहां तुम्हारा दिमाग जा रहा है वो सब कुछ छोड़ दो और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को अपना लो, नीट को अपना लो, उसे मत छोड़ो। अगर चिंता ना करो, ये जो बल मैं लगा रहा हूं, ये जो बल आपको नीट लगा रही है, वो बल इतना ही है कि हम दोनों, ये मैं और तुम साथ साथ चल पाए, मैं और तुम साथ साथ चल पाए। ठीक है, मुझे पता है कितना बल लगाना है कि तुम कभी मुझसे जुदा ना हो पाओ। तुम्हारा जो अधिकतम त्वरण है वो मुझे पता है ना, जो तुम्हारा अधिकतम त्वरण है वो मुझे पता है, तुम्हारी औकात क्या है ये मुझे पता है। तो मैं उतना ही बल लगाऊंगा जितने से हम दोनों हमेशा साथ साथ चल पाए। लेकिन अगर कहीं और से बल मिला तुम्हें, तो हो सकता है कि तुम पीछे रह जाओ और तुम नीचे गिर जाओ ना। तो जो बल मैं लगा रहा हूं बस उसी बल पे ध्यान देना है, और कहीं बाह्य बल पर ध्यान नहीं देना है, किसी बाह्य अवरोध पर ध्यान नहीं देना है, और ना ही किसी बाह्य बल पर ध्यान देना है। बस इतना ही बल लगना है जितना सा प्यार मोहब्बत से हमेशा साथ साथ चल पाए। ठीक है, तो बस यही चीज बनाए रखनी है हमको पूरे नीट के सिलेबस में, क्या कि हम बल लगाते रहेंगे, तुम साथ साथ चलते रहोगे। हम बल लगाएंगे पूरे निकाय पे, तुम्हें चलाएगा घर्षण बल, और ये घर्षण बल तो तुम्हारा अपना है। अरे घर्षण बल तो तुम्हारा अपना है, मैं थोड़ी ना लगा रहा हूं। तो यहाँ पर ये घर्षण बल तो तुम्हारा अपना है, और मुझे पता है कितना लग रहा है, और मैं तुम्हें हमेशा साथ लेकर चलूंगा। बस तुम्हारी इच्छा जो है वह साथ रहने की होनी चाहिए। चलो, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कैसी बात है बेटा, मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूं, मैं आपको सिलेबस की बातें कर रहा हूं, मैं आपको साथ लेकर नीट पार कराने की बातें कर रहा हूं। अब वो आपकी गंदी सोच है, आप कहां कहां जा रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। देखो, तो यहां पर अब ये दोनों त्वरण अलग अलग हम निकालेंगे, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होगा, अब ये दोनों त्वरण अलग अलग निकाल लिए, अब हम बनाएंगे कंडीशंस। क्या बनाएंगे? कंडीशन। स्टेप्स पूरी हो गई है, अब कंडीशन। क्या? कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1। अब यहां पर 3 केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1, यदि हमारे पास मान के चलो कि अधिकतम त्वरण जो है ए मैक्स या ए कॉमन का मान जो है वह कम आता है ए मैक्स से, ए कॉमन का मान कम आता है ए मैक्स से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमारे पास अभी मतलब क्या हुआ है, हमारे पास हम जिस त्वरण से खींच कर ले जाना चाहते हैं या जिस त्वरण से हम खींच रहे वह अधिकतम त्वरण से कम है या तुम्हारी सीमा से कम है, सीमा मतलब तुम कितने अधिकतम त्वरण से चल सकते हो उससे कम है, मतलब तुम्हारी जिंदगी में आराम है, तुम बढ़िया तरीके से चल रहे हो। तो हम चलेंगे साथ साथ। कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे, साथ साथ गति होगी, साथ साथ गति होगी। और ये जो गति होगी, जो साथ साथ गति हो रही है, ये गति क्या करवाएगी? सर, ये जो साथ साथ गति है, यह गति हमको साथ साथ लेकर जाएगी और हमारा जो आंसर होगा या जो हमारा त्वरण होगा वो जो कॉमन त्वरण आ रहा है उसके बराबर ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम की तो लिमिट आई ही नहीं, मतलब देखो, एक और बात समझते हैं। मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है नीचे वाले ब्लॉक के सापेक्ष, मतलब यहां पर स्टैटिक घर्षण लगेगा।
कौन सा घर्षण लगेगा? स्थैतिक घर्षण लगेगा। स्थैतिक की कंडीशन है ये, स्थैतिक घर्षण की कंडीशन है, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण लगेगा। तो स्थैतिक घर्षण क्या हमेशा एफ लिमिटिंग के बराबर होता है? नहीं सर, स्थैतिक घर्षण एफ लिमिटिंग भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये आसान सी कंडीशन थी जो हमने पढ़ी। अच्छा, अब केस नंबर 2 में क्या हो सकता है सर जी? केस नंबर 2 में क्या हो सकता है? केस नंबर 2 में ऐसा हो सकता है कि आपने जो घर्षण निकाला और जो अधिकतम घर्षण का मान था, मतलब कि जो M1 जितने से चल सकता था उसके साथ में, वो दोनों बराबर हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये लिमिट है कि अब इससे ज्यादा मामला हुआ या इससे ज्यादा खींचा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी साथ साथ गति होगी, साथ साथ गति होगी, और ए जो होगा या त्वरण जो होगा वो बराबर होगा ए कॉमन के, और वही बराबर होगा ए मैक्स के। चिंता ना करो, अभी इस पे एग्जांपल करेंगे तो और बढ़िया रूप से चीजें चमकेगी। अब तीसरी कंडीशन देखो, इसमें से कोई भी एक कंडीशन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तीसरी कंडीशन, केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 में हो सकता है सर कि हमारे पास ए कॉमन जो है वो ज्यादा आ जाए ए मैक्स से। ए मैक्स से मतलब कि हम जितना बल लगा रहे हैं इसको खींचने में, या इस पूरे निकाय का जो त्वरण है वो इसमें M1 के औकात के बाहर बात पहुंच जाए। M1 जो है, देख M1 का मैक्सिमम मान फिक्स है, M1 का जो जिसको घर्षण चला रहा है उसका मैक्सिमम मान फिक्स है। वो बोला देख मैं चलूंगा तो इतने से ही चलूंगा, इतना ही मेरा मैक्सिमम त्वरण है, तुझको चलना हो मेरे साथ तो इतने से चल, या इससे कम से चल, इससे ज्यादा से चले तो भैया तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, ब्रेकअप, कहानी खत्म। आई बात समझ में, है ना? यहां तक प्यार मोहब्बत से काम चलता रहेगा। लेकिन अगर त्वरण का मान ज्यादा हो गया, क्या कि ज्यादा ही खींच रहा है, ज्यादा ही खींचते ले जा रहा है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ब्रेकअप। और यहां पर ब्रेकअप होने के बाद में दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगेंगे, अलग अलग रास्ते जाने लगेंगे। यहां पर केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में तो मामला सही चल रहा है, जिंदगी के चल रहे हैं मजे, लेकिन जिंदगी के मजे हर दम चलते रहे ये बात जरूरी नहीं है सर। तो यहां पर ये बढ़िया तरीके से जिंदगी के मजे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर हो चुका है ब्रेकअप। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आपने खींच लिया है ज्यादा बल से, आपने ज्यादा बल से खींच लिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? नीचे वाला जो ब्लॉक है वो ज्यादा त्वरण से जाने लगेगा। तो नीचे वाला ब्लॉक ज्यादा त्वरण से जाने लगेगा तो उसमें नीचे वाले को बोल देंगे भैया टाटा बाबा तू जा तेरे रास्ते, हमको पता है कितने से जाना है। तो यहां पर M1 का जो त्वरण आएगा, M1 का त्वरण इस कंडीशन में M1 का त्वरण बराबर होगा ए मैक्स के। क्यों? क्योंकि वो तो उससे ज्यादा से नहीं चल सकता, वो उससे ज्यादा से नहीं चल सकता, उसका मैक्सिमम मान फिक्स है। लेकिन M2 का त्वरण ज्ञात करना होगा और नया त्वरण आएगा, क्योंकि अब ये फ्री हो चुका है अपनी जिंदगी में, इसके सारे संबंध टूट चुके हैं M1 से, इसके सारे संबंध टूट चुके हैं M1 से। उसने बोल दिया भैया तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, पूर्ण रूप से ब्रेकअप हो चुका है, सब जगह से ब्लॉक कर दिया गया है और कॉल भी ब्लॉक में डाल दिया गया है। तो ये तो अपने त्वरण से चलता रहेगा। अच्छा, ये हमने माना है M2 बहुत लंबा ब्लॉक है, ऐसा नहीं कि नीचे गिर जाएगा M1, नीचे नहीं गिराएंगे, है ना? तो यह नीचे नहीं गिरेगा, उसके सापेक्ष पीछे फिसलता जाएगा और ये उसके सापेक्ष आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में M2 का त्वरण अलग हो जाएगा। और वो M2 का त्वरण कैसे निकलेगा? M2 का त्वरण निकलेगा F नेट बराबर होगा M2 इंटू त्वरण से। उसके लिए अलग से सॉल्व करना होगा। ये इंपॉर्टेंट सी कंडीशंस थी जो हमें पता होना चाहिए। थोड़ी सी जगह बना रहा हूं मैं ताकि आपको चीजें और क्लियर दिखे।
और यह कैसे निकलेगा, यह हम जो बेसिक कंसेप्ट हमारा आज से पहले तक लगाते थे वैसे ही निकलेगा। एफ नेट बराबर होगा एफ माइनस एफ लिमिटिंग बराबर होगा m2 इंटू उसके त्वरण के, है ना। अब ये कैसे करना है ये क्वेश्चन के जरिए हम सीखने वाले हैं। तो ये सवाल कैसे करते हैं वो बताया है मैंने, है ना। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह जो सवाल है वह पूरे फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों में से एक है ना। यह सवाल जो है पूरे फिजिक्स के सबसे बड़े सवालों में से, क्यों? क्योंकि ये समझो तुम इस बात की गंभीरता को कि ये मैंने आपको कंसेप्ट समझा कि सवाल करना कैसे होता है ना। और ये तब है जब एक ही जगह पे घर्षण लग रहा है। जब दोनों जगहों पे घर्षण होगा तो सोचो क्या होगा, और अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे बल लग जाएगा तो क्या होगा, और 3 ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर तो तोते उड़ जाएंगे सर। तोते नहीं उड़ेंगे, मैं तो बोलता हूं सारे तोते भाग ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले और नीट में नहीं आएगा। चलिए अब नीट में जो आ चुका है, जो आ सकता है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब ये सब कुछ था, फिर से स्टेप्स बता देता हूं। 2 स्टेप्स करनी है आपको। सबसे पहले आपको निकालना है 2 स्टेप से, दोनों स्टेप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपको पहले निकालना पड़ेगा कॉमन एक्सेलरेशन और निकालना पड़ेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फिर इनको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कॉमन एक्सेलरेशन कम होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, अधिकतम त्वरण से, तो प्यार मोहब्बत वाली बातें होंगी, घर्षण जो स्थैतिक घर्षण लगेगा, और ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। दोनों त्वरण बराबर भी हो जाए तो भी गति साथ साथ होगी। लेकिन अगर मान के चलो आपने जो बल लगाया उसके कारण जो त्वरण हुआ वह ज्यादा हो गया 1 वाले के अधिकतम त्वरण से, तो उस कंडीशन में हो जाएगा ब्रेकअप और ये दोनों चलेंगे अलग अलग। आ गई बात समझ में? अब करना कैसे होता है देखिए। तो अब ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब सबसे पहली बात क्वेश्चन में आपको, है ना, ये अब क्वेश्चन करेंगे। अब इस पे वो पैटर्न समझ लिया करना कैसे, अब सवाल क्या होता है ये समझते हैं। तो यहां पर ये 3 पार्ट है। ये एफ एक्सटर्नल 18 न्यूटन के लिए सॉल्व करना है, 30 न्यूटन के लिए सॉल्व करना है, 50 न्यूटन के लिए सॉल्व करना है। तीनों कंडीशन में यहां पर हम तीनों बल के लिए ए और बी का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये करना है हमें। देखो तो अब ये बताओ, हाँ नेगेटिव क्यों कर रहे प्रियांशु बेटा, आपको समझ में आएगा, रुको 1 मिनट बता रहा हूं। अब पहले ये बताओ यार कि हम क्या निकाले इसमें। देखो अब ए कॉमन जो दोनों का त्वरण है वो तो एफ बदलेगा तो बदलता रहेगा, लेकिन अधिकतम त्वरण कितना संभव है वो तो फिक्स्ड मान होगा हर एक सवाल का। सवाल बदलने पे वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन अगर मैं एक ही सवाल के 3 पार्ट करना चाह रहा हूं अलग अलग, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर यहाँ पे ए कॉमन जो या ए मैक्स जो होगा वह तो फिक्स्ड मान होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या मैं यहां पर इसका हल शुरू करूं, और स्टेप नंबर 2 पहले कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं स्टेप नंबर 2 पहले? क्योंकि ए मैक्स जो है वो तो मेरा फिक्स्ड हो चुका है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 किलो वाला कितने अधिकतम त्वरण से चल सकता है? 2 किलो वाले को कौन चला रहा है? घर्षण चला रहा है। तो कितने अधिकतम त्वरण से चल सकता है वो तो मेरे लिए एक फिक्स्ड बात होगी हर एक सवाल के लिए, ठीक है। तो कितना आया, तो सर इसमें जो लिमिटिंग घर्षण आएगा वह हो जाएगा म्यू इंटू mg के बराबर, या हो जाएगा म्यू का मान है 0.5 इंटू 2 इंटू 10। तो इसको मैं सॉल्व कर क्या लिख सकता हूं? इसको सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं सर ये हो जाएगा कितना आ रहा है बताओ भाई। ये पॉइंट उड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है? 2 किलो का ब्लॉक है, 0.5 इंटू टी, ठीक। कितना आएगा ये? तो यह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। कितना आया अधिकतम त्वरण? हाँ भाई, तो अधिकतम त्वरण कितना संभव? तो सर ये हो गया 0.5 इंटू mg। तो mg के लिए इसका नॉर्मल रिएक्शन लिया, तो कितना आ रहा है ये?
5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 5 न्यूटन या 10 न्यूटन, एक्सट्रीमली सॉरी, 5 न्यूटन या 10 न्यूटन बल निकाल रहे हैं हम। तो यहां पर जो बल आया सर ये 10 न्यूटन आया, ये 10 न्यूटन आया। तो अधिकतम घर्षण बल जो संभव है वो 10 न्यूटन का घर्षण बल संभव है। अब अगर आप चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने पहले एफ लिमिटिंग भी निकाला। अब मैं यहां पर इसमें कितना अधिकतम संभव त्वरण हो सकता है वो निकालूंगा। तो आपको भी पता है कि सर अगर हमें एक मैक्स निकालना है तो हम करेंगे इसे ए मैक्स जो होगा वो हम सीधे म्यू इंटू जी से कर सकते थे, या जो सही तरीका है वो क्या है कि सर हमारे पास लिमिटिंग घर्षण आया, ये लिमिटिंग घर्षण किसे चलाएगा सर, ये चला रहा है बी वाले ब्लॉक को, तो एम बी इंटू इसका त्वरण कर दिया। या मैं यहां से लिख सकता हूं सर ये 2 किलो इंटू त्वरण बराबर होगा एफ लिमिटिंग के, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से एमैक्स जो आ चुका है वो मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। आप चाहते तो सीधे भी कर सकते थे, अभी मैंने आपको बताया कैसे कर सकते थे सीधे। आप यहां पर एमैक्स जो है वो सीधे सीधे निकाल सकते थे म्यू इंटू जी का उपयोग करके, उससे भी मान आ जाता। दोनों बातें एक ही है। मैंने आपको अलग अलग स्टेप में क्यों करके बताया, क्योंकि अगर बल ऊपर की तरफ लग गया तो वहां पे घर्षण बल नीचे वाले ब्लॉक को चलाएगा, और उस कंडीशन में एफ लिमिटिंग निकालकर फिर आपको बल निकालना पड़ेगा। वो कंडीशन भी मैं आपको लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। चलिए, तो यहां पर एमैक्स हमारे पास आ गया। अब हमारे पास हमें पता चल गया कि यदि जो बाह्य बल है, ध्यान समझना, यदि बाह्य बल जो है इस पूरे निकाय को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम से चलाएगा तो दोनों साथ में चलेंगे, अन्यथा ब्रेकअप हो जाएगा। तो क्या हुआ है, अब हम इसमें अलग अलग केसेस लेते हैं। हम ले रहे हैं इसमें, अच्छा इसमें ए बी सी डी लिख देता हूं या 1 2 3 4 लिख देता हूं ताकि हमें क्लैरिटी बनी रहे। इसमें काम करते हैं हम, इसे केस नंबर ए, केस नंबर बी, ए बी सी कर देते हैं। चलिए, तो अब हम इसका पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, ए पार्ट। तो ए में एफ दिया हुआ है हमें, 18 न्यूटन का बल दिया हुआ है। तो 18 न्यूटन का बल मतलब इस पूरे निकाय पे कितने का बल लग रहा है, 18 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर 18 न्यूटन का बल लगेगा तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि यहां पर एफ का मान 18 न्यूटन है, और एफ या ए कॉमन जो होगा वो हो जाएगा सर एफ बटे में एम टोटल, या हो जाएगा 18 न्यूटन बटे में टोटल द्रव्यमान कितना है 2 और 4 यानी 6। तो ये होगा 18 बटे में 6, या हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो ये बाह्य बल कितने से चलाना चाह रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये अधिकतम कितने से चल सकता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो क्या सब कुछ लिमिट के अंदर चल रहा है, क्या सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही है अभी, अरे बोलो भाई, क्या सभी प्यार मोहब्बत वाली बातें चल रही है, बिल्कुल सर। तो यहां पर हम चला रहे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कोई बात नहीं है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझौता बन चुका है। तो यहां पर यह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला रहे, और ये चल कितने से सकता है, 5 से। तो बिल्कुल औकात के अंदर बात है, साथ साथ चलेंगे, यही लिख देते हैं, साथ साथ चलेंगे। अच्छा, साथ साथ चलेंगे, तो यहां पर त्वरण कितना होगा सर, त्वरण जो ए का होगा वही त्वरण बी का होगा, और वह त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब आंसर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही है, 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, है ना। क्या होगा आंसर, बेटा 4 कहां से आया, तुझे दिख रहा है 4 किलो है, 2 किलो है, तो 4 + 2 करा मैंने यहां पर, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। साथ साथ चलेंगे, बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी में खुशहाल रूप से कायम है और आगे बढ़ रही है जिंदगी। यहां पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, मैं यहां पर वापस आऊंगा, एक और चीज करना बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं केस नंबर 2 की तरफ जाना चाहता हूं, केस नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अब एफ की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 30 न्यूटन। ओके सर, तो ए कॉमन कितना होगा, एफ अपॉन में एम टोटल, या हो जाएगा 30 बटे में टोटल द्रव्यमान कितना है 2 और 4 मतलब 6 हो गया। तो यहां पर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार चीज समझ में आ जाती है ना, तो 2-3 मिनट में आप सवाल, 2 मिनट का सवाल है वैसे तो, लेकिन उसके स्टेप्स समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा तो बस इतनी सी बात पूछेगा, ये तीनों थोड़ी ना आ जाएंगे, कुछ एक आएगा क्वेश्चन में तो हमें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सर, है ना, ये बात की गारंटी मैं बोल रहा हूं, ये नहीं पढ़ाया जाता ऑनलाइन में, बहुत सारी जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता,
और यह जो सवाल, अगर आपको ये बात चमक गई, मतलब आप फिजिक्स में बहुत बढ़िया कर रहे हो और आप फिजिक्स में आने वाले समय में जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बात है वो चुटकियों में समझ लोगे आप, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है ना। मतलब जिसको ये बात अभी तक दोनों स्टेप्स करी और तीसरा भी करेंगे, और जिसको ये बात एक ही बार में समझ में आ जाए, तो उसको अपने आप पे गुरूर होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया हल्के में ना ले, हमें खतरनाक सवाल हमने एक बार में सूत दिए हैं। चलिए, तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में? सर इस कंडीशन में जो अधिकतम संभव त्वरण है Amax, उसकी लिमिट आ चुकी है, क्योंकि Amax बराबर हो चुका है AC के। मतलब ये केस नंबर 2 है हमारा, केस नंबर 2 है हमारा। और इस कंडीशन में Amax जो है वो A कॉमन के बराबर हो गया, और यही A के बराबर होगा, यही B का त्वरण होगा, और कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारे त्वरण अब बराबर हो चुके हैं। यहां पर अब सतर्क हो जाना होगा हमें, क्योंकि अब बल बढ़ाया। अच्छा, तो क्या यहां पर प्यार मोहब्बत से बातें चल रही है? बिल्कुल सर, यहां पर भी प्यार मोहब्बत से बातें चल रही है, साथ साथ चल रहे हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ठीक है, साथ साथ चलेंगे। अभी तो कौन से गाने चल रहे हैं जिंदगी में? अभी तो ऐसे ही गाने चल रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। अच्छा, अब केस नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 में बोला है सर कि अब बाह्य बल जो है वो 50 न्यूटन का लगा रहे हैं हम। कितने का लगा रहे हैं? 50 न्यूटन का। तो 50 न्यूटन का जैसे ही बल लगा, तो ए कॉमन या समान त्वरण जो आता दोनों का, वो होता 50/6, या मैं इसे कितना लिख सकता हूं, 25/3 कर सकता हूं, या 8.33 लिख सकता हूं। 8.3, हाँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाने बदल चुके हैं, अब रिंगटोन बदल चुकी है, अब गाने बज रहे हैं, प्यार मोहब्बत सब धोखा है ना। और अब दिल पे पत्थर रखकर मैंने ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, तो अब गाने बज रहे हैं, दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया। चलो, तो अब यहां पर ये अलग अलग हो गए। क्यों हो गया ब्रेकअप? क्योंकि सर अब ऊपर वाले ने तो साथ चले थे, उसके पहले ही बोल दिया था कि भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा मत चलाना, तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, इससे ज्यादा तेज नहीं चलना है, इतना ही चलोगे तो ही साथ चलेंगे। तो यहां पर यह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तुमने पार कर दिया। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पार कर दिया है तुमने, तो अब इस कंडीशन में ये 8.3 किसी का त्वरण नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना इस बात को, 8.3 किसी का त्वरण नहीं है, ये किसी का आंसर नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, ये किसी का त्वरण नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो गाना बज रहा है वो है तू चल मैं आई, है ना। क्यों? तू जा आगे भैया, अब हम बाद में आ जाएंगे, क्योंकि अब दोनों का त्वरण अलग अलग हो चुका है। तो ए का त्वरण क्या होगा? तो इस कंडीशन में ए का जो त्वरण होगा वो Amax के बराबर होगा, और कितना होगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ए का त्वरण अब फिक्स हो चुका है, ए का त्वरण मैक्सिमम हो चुका कि भैया बस इससे ज्यादा नहीं चलेंगे। तो सर बी का त्वरण क्या होगा? बी का त्वरण क्या होगा इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में अगर हम बी को देखेंगे या बी के त्वरण को देखेंगे, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बी का, सॉरी, ओ हो, ये तो बी का ही था। ए मैक्स तो बी का था, ऊपर तो बी है हमारे। एक्सट्रीमली फिर से बोल देता हूं मैं, क्यों? बी का त्वरण मैक्सिमम त्वरण किसका फिक्स है? बी का। तो बी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अब ए का त्वरण निकालना है हमें, क्योंकि अब ए का त्वरण कुछ भी हो सकता है। ए का त्वरण कुछ भी हो सकता। कितना होगा अब ए का त्वरण? तो देखो, अब ए वाले ब्लॉक की जिंदगी में समझे हम, तो उस पे पीछे की तरफ घर्षण का अधिकतम मान लग रहा है, इसलिए मैंने अलग से निकाल दिया था पहले ना, मुझे पता था भविष्य में क्या होने वाला है। तो इस पे पीछे की तरफ घर्षण का अलग से मैक्सिमम, अब इस पे जो घर्षण है वो मैक्सिमम पहुंच चुका है।
इस पे घर्षण मैक्सिमम पहुंच चुका है और इसको आप आगे की तरफ किससे खींच रहे हो, आप खींच रहे हो 50 न्यूटन से। घर्षण का मैक्सिमम मान कितना होता है, 10 न्यूटन। ठीक है, तो ए का त्वरण कितना आएगा, तो ए का त्वरण हो जाएगा सर, एक पर नेट बल जो होगा वो होगा 50 माइनस 10। अब समझ में आया आप लोगों को, मैंने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी वो F माइनस FL क्यों लिखी थी, क्योंकि ए का जो त्वरण होगा वो होगा 50 माइनस 10 या हो जाएगा 40 न्यूटन, या बल हो गया 40 न्यूटन, और ये होगा MA इंटू नया वाला त्वरण। तो यहां पर इसका ए का द्रव्यमान कितना है, 4 किलो, तो होगा 4 इंटू ए बराबर होगा 40, या ए आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का जो त्वरण आ गया वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। अब कहानी जिंदगी में अलग मोड़ ले चुकी है, क्यों कि अब अगर आप देखो, ये थी लिमिट, ये क्या थी लिमिट, 30 न्यूटन लिमिट था। तो 30 न्यूटन के ऊपर, 30 न्यूटन की ऊपर जितना भी बल आप लगाओगे उसमें बी तो जो है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता रहेगा। बी कितने से चलता रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ए का त्वरण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जितना आप बल लगाओगे। अगर मैंने यहाँ पे 50 की जगह 60 न्यूटन लगा दिया होता, मैंने 50 की जगह 90 न्यूटन लगा दिया होता, 90 न्यूटन का बल, तो 90 न्यूटन का बल लगाते तो उस कंडीशन में बी तब भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलता। ए पर आगे 50 की जगह 90 हो जाता, 90 माइनस 10 करते तो 80 आ जाता, इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो जाता। क्या ये सभी को मामला बहुत ही जोरों से चमकता है, और क्या सभी को ये सारी बातें क्लियर है जो मैंने बताई है ना। ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम को डिस्कस करने में, समझने में और समझाने में समय लगता है ना। तो क्योंकि इसको अगर मैं जल्दी में समझा दूंगा आपको तो आप सीधे केस नंबर 3 पर आ जाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा, तुम तुम्हारे रास्ते हो जाओगे, मैं मेरे रास्ते हो जाऊंगा, मैं समझाता रह जाऊंगा, तुम्हें कोई समझ नहीं आएगा। तो इसका फील आना बहुत इंपॉर्टेंट सी बात थी। 40 लगाया तो एक बच्चे ने बोला 40 लगाया तो बेटा 40 लगाओगे तो 40 लगाओगे तो वो भी 30 न्यूटन से ज्यादा ही है, तो 40 लगाओगे तो भी ब्रेकअप होगा, तो यहां 40 लगेगा 10, तो 40 माइनस 10 30 आ जाएगा, तो 30/4, 30/4 या 30/4 को हम 15/2 लिख सकते हैं, मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ जाएगा यहां पर। ठीक है, तो एक बार में फिर से 5 ही क्यों हुआ, राज बेटा, एक ये राज, एक राम, है ना। नाम इतने बढ़िया बढ़िया, लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल नाम के अनुकूल नहीं है। देखो एक बार मैं फिर से पूरा सवाल समझा देता हूं, क्या करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या करना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना। यहां पर अगर हमारे पास 2 ब्लॉक है, हमारे पास 2 ब्लॉक है, मुझे आज तक ये कोचिंग में समझ नहीं आया था, तो बेटा कहां कोचिंग कर रहे थे ऐसे तुम। देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मेरे पास 2 ब्लॉक थे, एक 4 किलो का, एक 2 किलो का। अब इस पर सबसे पहले घर्षण गुणांक दिया होता 0.5, तो मैंने निकाल लिया कि भैया यहां पर मैक्सिमम त्वरण कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम त्वरण आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छा कोटा में पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, तो यहां पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। अब हमें ये पहली कंडीशन में निकाल ली कि कितना मैक्सिमम, हाँ बेटा आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप यहां पर ध्यान दो, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा बुखार भी ठीक हो गया। देखो तो यहां पर जो मैक्सिमम त्वरण आएगा, मतलब ये एक बात है ना, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा काफी बार हुआ है कि मेरी तबीयत ठीक थी, पढ़ाते पढ़ाते मतलब खराब थी, पढ़ाते पढ़ाते ठीक हो गई है। ठीक है, और ये बात आपके साथ में भी होगी और आपके साथ भी हो सकती है अगर आप अपना कार्य जो है वो 100% डेडिकेशन के साथ करो तो, ना। अगर 100% डेडिकेशन के साथ करोगे तो वो आपको ऐसा डिफरेंस फील नहीं होगा जिंदगी में कुछ। ठीक है, और ऐसा अगर आपको कोई चीज करने में मजा आएगा तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज करोगे, और करते करते ही आप अपने आप में और बेटर फील करने लग जाओगे, है ना। जैसे मैं बैच 2 की क्लास ले रहा था, बैच 2 की एक क्लास ली, उसके अंदर मेरे मतलब 2 क्लास उनकी एक्स्ट्रा क्लास भी रखी थी मैंने आज, लेकिन वो नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबियत बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, बुखार तेज हो गया था। फिर मैंने उनकी एक क्लास रोक दी, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मेरे को लगा कि भैया मैं नहीं ले पाऊंगा क्लास। फिर मैंने सोचा किया तो जाए,
पहले से हम मना बोल देंगे या पहले से हम पीछे हट जाएंगे, कदम हटा लेंगे, तो क्या मतलब, क्या भरोसा उसके बाद में क्या हो। ठीक है, तो मैंने देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद में हमने ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम शुरू करी मजेदार तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, यह सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले आप निकाल लो मैक्सिमम त्वरण, कि कितना मैक्सिमम त्वरण हो सकता है, कितने मैक्सिमम त्वरण से ऊपर वाला ब्लॉक चल सकता है। ठीक है, ओके सर। अब उसके बाद में हमने यहां पर केसेस बनाए, एक अलग अलग कंडीशन बनाई। हमने बोला कि पहले अगर हमने बाह्य बल 18 न्यूटन लगाया तो क्या होगा, 18 न्यूटन लगाया तो कॉमन त्वरण निकाला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो ये जो कि ए मैक्स से कम था, तो ये चलेगा 3 मीटर पर सेकंड से, बोल चलेगा, हाँ चलेगा, ये भी चलेगा, ये तो कुछ भी कर सकता है सर, उसके साथ जिंदगी में दिक्कत है। तो ये 3 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिकतम चल सकता है, 3 से चलाया, चल गए, दोनों साथ में चल गए, जिंदगी में मजा है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन देखा हमने, 30 न्यूटन का बल लगाया, तो हमने बोला 30 न्यूटन का बल लगाएंगे तब ये दोनों चलने चाहिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बोले 5 से चलेगा, तो बोले चलेगा, ये चलेगा, तो चल गए, दोनों साथ में चले गए। फिर हमने बोला चलो और बढ़ाकर देखते हैं, हमने बोला 50 न्यूटन का बल लगाया, तो 50 न्यूटन का बल लगाया, 50 न्यूटन का बल लगाया, तो 50 न्यूटन का बल लगाने पर जो कॉमन त्वरण आया वो आया 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर मामला गड़बड़ हो गया, यहां पर मामला गड़बड़ हो गया, यहां पर मामला गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि अब यहां पर मामला फिसल चुका है। उसने पहले ही बोला था कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से मत चलाना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से मत चलाना, लेकिन फिर भी तुमने चला दिया, तो अगर तुमने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा से चला दिया तो तुमने कर दिया मामला गड़बड़। तो बी ने बोला भैया टाटा बाय बाय सी यू, मैं तो इतने से चलूंगा, तू चले जा आगे, तू चले जा, तेरे को ज्यादा जल्दी हो रही है, तू चले जा। तो उसने बोला ठीक है भैया मैं तो जा रहा हूं। तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ता रहेगा, मतलब ये ऐसा मानो ये बहुत लंबा ब्लॉक है, ठीक है, तो इसके ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलता रहेगा और इसका स्पीड बढ़ता रहेगा या इसका त्वरण ज्यादा आएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का तुरंत कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाले पे अब 2 बल लग रहे हैं। अच्छा सर इसके पहले भी 2 बल लग रहे थे, हाँ लग रहे थे, लेकिन उसमें हमें अलग अलग नहीं चल रहे थे वो, तो कोई कंडीशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब यहां पर कहां से आएगा सर, यहां पर अब ए ब्लॉक को देखे, 4 किलो का ब्लॉक है, तो इस पे एक बल आगे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन का, और पीछे की तरफ घर्षण लगेगा। हमको ऑलरेडी पता है सर कि ए ब्लॉक पे 2 बल लगेंगे, एक आगे की तरफ बल लगेगा एफ एक्सटर्नल जो मैं लगा रहा हूं, और एक पीछे की तरफ घर्षण लगेगा। बी पर आगे की तरफ घर्षण लगता है, ए पर पीछे की तरफ घर्षण लग रहा है। तो यहां पर यह घर्षण अब अधिकतम मान तक पहुंच चुका है, तुमने सारी चरम सीमाएं पार कर दी, सारे लिमिट क्रॉस कर दिए। तो ये लिमिट कितनी थी, 10 न्यूटन की थी पीछे की तरफ, तो नेट बल इस पे हो गया 50, आगे पीछे 10 हो गया 40। तो यहां से हमने त्वरण निकाल लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 बेटा 4 किलो द्रव्यमान दिया हुआ है ए ब्लॉक का, है ना, और 10 कहां से आया, 10 जो है वह लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो उस पे लग सकता था, अधिकतम घर्षण का मान। 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुस्कान बेटा आप सबकी मुस्कान बंद करके ही मानोगे, रोज एक ऐसा सवाल पूछते हो। 50 बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ ना, सी पार्ट लिखा हुआ है, देखो ये सी पार्ट 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब अगर आपको सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया तो ए पार्ट में एक बात पूछी नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा क्या, कि ये बताइए कि अगर बेटा लंबा नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो छोड़ दो भाई, वो ऐसा कुछ ऐसी बेवकूफ वाली बात नहीं पूछेगा आपको नीट वाला कि भैया क्या होगा, तो भैया लंबा नहीं हो तो आगे जाके नीचे गिर जाएगा, उसमें क्या, ये आगे बढ़ जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसी बातें नहीं पूछी जाएगी। चलिए मैं ये पूछा था ए पार्ट में जो घर्षण बल लग रहा है इन दोनों के मध्य वो कितना होगा, घर्षण बल कितना होगा। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, 10 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन से कम होगा, 10 न्यूटन से ज्यादा होगा। जब ये दोनों साथ में चल रहे हैं ए पार्ट में घर्षण बल कितना होगा, ए पार्ट में घर्षण बल कितना होगा। प्लीज यूज सरनेम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हर मुस्कान ये सोच लो कि किसी दूसरी मुस्कान को बोला जा रहा है, मैं को थोड़ी ना बोला सर ने। हाँ भाई बताएंगे, जब ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो इनमें घर्षण बल कितना लग रहा है, 10 से कम या 10 से ज्यादा।
अमन। विकास, अरसला, ये कैसा नाम है? अरसला या अरसल नाम है आपका? राम, अच्छा दो राम है, एक राम जी है और एक राम है ना। एक राम जो है वो अपने नाम के अनुकूल है और एक राम जी जो है वो अपने नाम के विपरीत है। हाँ, रोशनी, बिल्कुल रोशनी कर दिया आपने। आयुष नामदेव, ये वो बच्चे हैं, राज, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एकदम सही जवाब बता दिया। स्नेहा कुमारी ना, देखो एक्चुअल में घर्षण बल इनके मध्य 10 से कम लगेगा। क्यों लगेगा सर? अरे पगले, लिमिटिंग वाली वैल्यू थोड़ी ना आई। जब ये दोनों साथ में चल रहे और एग्जैक्टली अधिकतम मान आ चुका है, तब देखो ये मैंने यहां पर इसलिए आपको लिखकर भी बताता, ये स्थैतिक घर्षण लगेगा। इस कंडीशन में ए का त्वरण और बी का त्वरण बराबर होगा और यहां पे घर्षण जो होगा वो स्थैतिक घर्षण होगा। ए का त्वरण और बी का त्वरण इस कंडीशन में भी बराबर होगा। स्थैतिक लिखा हुआ ना, स्थैतिक घर्षण लगेगा। तो ए कंडीशन में स्थैतिक घर्षण लगेगा। तो अब स्थैतिक घर्षण में क्या होता है कि सर जब मैक्सिमम होता है तो एफ लिमिटिंग होता है। उससे कम कंडीशन में अगर वस्तु हिल ही नहीं रही है, क्या ऊपर रखा वाला ब्लॉक बी हिल रहा है? क्या केस नंबर 1 में ऊपर रखा वाला ब्लॉक बी हिल रहा है? सर चल तो रहा है, हाँ चल तो रहा है, लेकिन फिर से सुनो मेरी बात को, वह क्या जमीन के सापेक्ष चल रहा है? नहीं सर, वो तो बी वाला ए पर रखा हुआ वो नहीं चल रहा है। दोनों साथ में चल रहे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, लेकिन ये नहीं चल रहा, ये पूरी जमीन के साथ चल रहा है ना। ये ऐसा इसके लिए क्या हो गया, ये तो एक एलिवेटर पे बैठा हुआ है ऐसा, वो एलिवेटर उसको आगे ले जा रहा है या एस्केलेटर को आगे चला रहा, तो वो थोड़ी ना चल रहा है। एस्केलेटर के सापेक्ष वो रुका हुआ है। प्रदीप कुमार, वेरी गुड। तो यहां पर ये नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में ए की जिंदगी के बारे में सोचे, हम ए ब्लॉक के बारे में सोचे तो बी ब्लॉक के बारे में सोचे, ऊपर रखे हुए बी ब्लॉक, तो ऊपर रखा हुआ ए पर, तो इससे आगे कौन बढ़ा रहा है? घर्षण बढ़ा रहा है। अच्छा, ये कितने त्वरण से चल रहा है? सर ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इस पे लगने वाला जो घर्षण है वो कम होगा एफ लिमिटिंग से। और कैसे निकालेंगे इसका घर्षण? वो निकलेगा इसका द्रव्यमान इंटू त्वरण, या लिख सकते हैं इसका द्रव्यमान है 2 किलो इंटू 3 या 6 न्यूटन का। 6 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा। कितना लगेगा? 6 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा। आई सभी को बात समझ में? थोड़ी सी अजीब थी, फिर से सोचो इस चीज को क्या कि सर 10 न्यूटन का घर्षण बल लगता हो तो अधिकतम मान हो गया, उससे ज्यादा इस पे लगने नहीं वाला। लेकिन अब ये दोनों अगर साथ में चल रहे हैं तो इस पे एक स्थैतिक घर्षण लग रहा है। और स्थैतिक घर्षण जो है, मुझे पता है स्थैतिक घर्षण जो है वह लिमिटिंग से कम हो सकता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो लिमिटिंग से कम होता है। तो यहां पर वही 2 किलो वाले को चला रहा है, तो 2 किलो वाले को कितने से चला रहा है? वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला रहा है। तो 3 इंटू 2 कर दिया, 6 न्यूटन का बल लग रहा है। घर्षण बल 6 न्यूटन का लगेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है कहानी? हाँ, दिमाग घूम गया ना। देखो अब एक ही सवाल था, इसलिए इस सवाल को यूजुअली नीट वाली क्लासेस में डिस्कस भी नहीं करा जाता है। क्यों? क्योंकि एक सवाल एक दिन खा जाता है और ये सवाल आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मतलब कि मुश्किल से 1-2 बार पूछा गया, इतने सालों में 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हर जगह दिया होता है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसके बहुत सारे और भी केसेस हो सकते हैं कि ब्लॉक पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे बल लग जाए, नीचे भी घर्षण आ जाए, लेकिन वो सब हमें नहीं करना है, ठीक है। अब एक बार इतनी मेहनत से मैंने आपको समझाया, आप समझ चुके हैं, तो अब ऊपर भी बल लगेगा, घर्षण भी होगा, तो आप आसानी से अब चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसानी से चीजें छोड़ सकते, समझ सकते हो। हरिओम पाटीदार, आपकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही है। मुझे जल्द ही लग रहा है कि आप मतलब
आप जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उससे घर्षण बल कम होते जा रहा है, और अगर घर्षण बल कम होते जाएगा तो आपका, मेरा तो बल ठीक है, लेकिन अगर आपका घर्षण बल कम हो गया तो आपका जो एफ मैक्स या लिमिटिंग बल है, लिमिटिंग घर्षण बल है, वो कम हो जाएगा, और आपका ए मैक्स जो है वो बाकी सारी क्लास से कम हो जाएगा। तो आप बाकी सारी क्लास के मुकाबले पीछे रह जाएंगे और आप शायद क्लास से टाटा बाय बाय भी हो जाए। ठीक है, तो अपना घर्षण बल बढ़ाओ, अपनी मेहनत बढ़ाओ और चीजों पे ध्यान दो ताकि आप हम सबके साथ चल पाए। हरिओम पाटीदार, क्या मेरी बात की गहराई समझ पा रहे हो? हाँ, आपका बैच 1 से, पूरे बैच से ब्रेकअप हो सकता है। चलिए, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से रिवाइज करना है आप लोगों को, और हो सकता है कि कल मैं, मतलब इट्स नॉट फाइनल, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वाले क्वेश्चन के बाद में मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो मैं होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा मैं डाउन था तो इस वजह से मेरी स्पीड कम थी आज पढ़ाने की। तो हो सकता है कल कि मैं पार सर को टाटा बाय बाय कर दूं, है ना, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं पार सर को बोल दूं कि सर केस नंबर 3 डिस्कस होगा आज, तो हम क्लास लेना चाहेंगे। ठीक है, तो कल चांसेस है, मतलब 100% है या नहीं, अगर पार्सर ने बोला कि ना 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 सर, नो ब्रेकअप, नो ब्रेकअप, अब तो क्लास होगी ही होगी, बायो की ही होगी, तो है ना, मैं पार्सर को बोलूंगा एक बार कि सर आप आपकी क्लास लो, मैं मेरी क्लास ले लेता हूं। अच्छा ये बता दो, कल पार्सर ने आपको 3 बजे से क्लास का टाइम बोला है सभी को? क्या सभी को पार्सर ने 3 बजे का क्लास का टाइम बोला है? चलिए, तो आप लोग बायो 3 बजे से पढ़ेंगे, और 90% अब मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आपसे, है ना, और इसमें मैं चाह रहा हूं कि जब मैंने इतनी मेहनत कर ही दी है, इतना सब कुछ पढ़ा ही दिया है आपको, तो एक वो वाला भी केस पढ़ा दूं जिसमें ऊपर की तरफ बल लगे, है ना, 2 किलो वाले पे ऊपर की तरफ बल लगे। तो हो सकता है, वेरी हाई चांसेस, कि कल फिजिक्स की क्लास हो जाए, भले ही हम 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, उसमें मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, जाने से पहले ये बता दो कि घर्षण के जो क्वेश्चंस है, मतलब अभी जो घर्षण के होमवर्क के क्वेश्चंस थे, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाउट में या बहुत कम क्वेश्चन डाउट में? कि हमारा लेक्चर नंबर 10 बचा हुआ है गति के नियम का, और घर्षण के चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डाउट में या बहुत कम कम है? चलो ठीक है, ज्यादा है बहुत कम है। सैटरडे को क्लास ले लेना। हाँ, सैटरडे को भी ले सकते, ये भी कर सकते हैं हम। हाँ, सैटरडे वाला आइडिया भी ठीक है वैसे। चलिए, तो अब कल ही आपको पता चलेगा कि केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 3 होगा आपके साथ, मतलब पूरा बायो होगा या फिजिक्स भी होगा, है ना। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सैटरडे के दिन भी क्लास रख सकते हैं, लेकिन सैटरडे के दिन वही बैच 2 का, है ना, देखो वो बेचारे बैच 2 वाले भी बहुत परेशान है अपने जीवन से, क्योंकि उनका भी गति का नियम चल रहा है। उनको अभी मुझे गति के नियम में तनाव पढ़ा दिया है मैंने उनको, मुझे स्प्रिंग पढ़ाना है, द्रव्यमान युक्त रस्सी पढ़ाना है, घिरनी निकाय पढ़ाना है उनको, और छदम बल पढ़ाना है। फिर मंडे को उनका बैच मर्ज करना है आपके साथ में, तो उनके पास 2-3 ही दिन का समय है, तो मैं उनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाना चाह रहा था। फिर मंडे से बेटा तैयार हो जाओ तुम सब भी, अब 6 के 6 दिन क्लास होगी। चलिए, तो हो सकता है कि कल भी हमारी फिजिक्स की क्लास हो, कल या परसों, एक दिन और मैं फिजिक्स की क्लास रख लूंगा, तो कल सरप्राइज है, तो उसमें फिर हम बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हम कल या शायद परसों। थैंक यू, टाटा बाय बाय।